हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारा साइंस के क्वेश्चन पेपर। ठीक है। बच्चों काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चंस जो है काफ़ी मुश्किल आए हैं, लेकिन देखो बच्चों, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस ज़्यादातर जितने भी बनाए गए हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो है हमारे यहाँ ट्रिकी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुश्किल है, बस सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ट्रिकी हैं। बच्चों, मैं तुम सबको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ JSK 2 सेट 4। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं विद आर क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी बार हमने प्रैक्टिस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे सोडियम सल्फेट है, रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बनाता है भाई, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। बेरियम सल्फेट की किस कलर की पीपीडी बनाता है, व्हाइट कलर की पीपीडी बनाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, BaSO4 व्हाइट पीपीटी। अब ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक, और ये हमारी बुकलेट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 27 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इनसॉलेबल इन वाटर टू फॉर्म एल्केली। कौन सा, अब भाई यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड इज सॉलेबल इन वाटर टू फॉर्म एल्केली। एल्केली कौन बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास दो ही है यहां पर देखने, अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड देखें Na2O और K2O। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, सॉरी ए, 1 एंड 3 ओनली। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ही क्या बनाते हैं, एल्केली बनाते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब बच्चे यहां पर ये कंफ्यूज कि ऑक्साइड सॉलेबल इन वाटर, लेकिन बच्चों यहां पे आगे वर्ड पे ध्यान दो, एल्केली वर्ड बोला गया है, और एल्केली यानी कि बेसिक। बेसिक जो नेचर के बनाते हैं वो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटल। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एनसीईआरटी की एक्टिविटी का डायग्राम। सेम यही क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, और ये क्वेश्चन मैंने हमारी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में है, अवेलेबल है। सेम एनसीईआरटी की एक्टिविटी का ये पार्ट है। हम सबको पता है जिंक ग्रेन्यूलर सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। आंसर क्या होना चाहिए हमारा इसका, डी, हाइड्रोजन, विच विल बर्निंग, जो बर्निंग पे क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ये है एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 से, बट चैप्टर नंबर 3 की इक्वेशन है और बैलेंसिंग दे दी चैप्टर नंबर 1 से, कोरिलेट कर दिया। यहां पर बैलेंसिंग पहचाननी है, हर जगह इक्वेशन एक ही दी गई है, हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग चेक करनी है। बैलेंसिंग क्या होगा, 2Na 2Na, 4 हाइड्रोजन, ये तो 2 हाइड्रोजन है। करेक्ट क्या होगा, 2Na, यहां पर भी हमारे पास खाली Na है, 2Na 2Na, यहां पर भी ये नहीं है। यहां पर अगर हम देखें Na 2Na, ये भी नहीं है। अब सेकेंड इक्वेशन 2Na 2Na, 4H2, 2 और 2 4H2। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा बच्चों, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या बोला गया है, कौन सा यहां पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आप सबको बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। यहां पर ऑरेंज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड नहीं, ऑक्सैलिक एसिड तो टोमेटो के अंदर होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है, तो ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होगा।
सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, भाई सेकंड करेक्ट है। एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, ये भी करेक्ट है। टर्मरिन एसिडिक एसिड, टर्मरिन में होता है टार्टरिक एसिड, एसिडिक एसिड तो विनेगर में होता है, तो ये गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जहां पर सेकंड और थर्ड दोनों होंगे। सेकंड और थर्ड किसमें गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास गिवन है रेस्पिरेटरी रिएक्शन। रेस्पिरेटरी रिएक्शन ये जो है, अब बच्चों ये सेम रिएक्शन चैप्टर 1 में भी दी गई है और चैप्टर 6 में भी दी गई है। भाई चैप्टर 1 में ये बैलेंसिंग के बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए दी गई है। जब हम बैलेंसिंग वाला पार्ट करते हैं, बैलेंसिंग वाले पार्ट के बाद यहां पर ये पार्ट आता है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 से नहीं है। सो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। भाई करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है हमने, ओके। अब इस करेक्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें, भाई HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ये तो करेक्ट हो गई। उसके बाद MnO2 रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन था और उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये भी करेक्ट है। अगर HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl हमारा यहां पर खुद क्या हो रहा है, सेल्फ अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एजेंट होगा रिड्यूसिंग। MnO2 क्या हो रहा है यहां पर हमारा, MnO2 जो हो रहा है यहां पर खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑपोजिट एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, select the following statement which are true for bases. Bases are bitter and turn, बच्चों bases are bitter करेक्ट है, बट टर्न ब्लू लिटमस रेड, अरे भाई ये तो एसिड करते हैं, ये तो गलत हो गया। बेस है वो pH लेस देन 7, नहीं इनका तो ज्यादा होता है। बेस आर सोर, नहीं ये तो यहीं पे गलत हो गया। बेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज एडेड देम, करेक्ट। फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जब हम बेस को फिनोफ्थलीन पे ऐड करते हैं तो वो पिंक हो जाता है, और अगर हम एसिड करेंगे तो नो चेंज इन कलर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहां पर यही सेम क्वेश्चन मैंने आप सबको हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल था, और मैंने इस टाइप से आपको ये कि पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ये बताया भी था, और देखिए क्वेश्चन आया। चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है। मैंने आप सबको एक तरीका बताया था कि हमारे पास सॉल्ट क्या होता है, भाई एसिड होता है सबसे पहले HX प्लस, बेस क्या होता है MOH, अगर मैं इसमें M और X कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, MX ये होता है हमारा सॉल्ट प्लस H2O। बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो M है मेरा सोडियम और X है Cl। अगर Cl जो होगा X होगा यानी कि HCl, पेरेंट एसिड इज HCl, पेरेंट बेस इज NaOH। नेचर ऑफ सॉल्ट,
बच्चों HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, बेसिक। सो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। चलो भाई सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में CO3, सोडियम कार्बोनेट से बनता है हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या मिलना चाहिए यहां पर, बेसिक। हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रल। गलत। सोडियम सल्फेट H2SO4 NaOH सेम, दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रल। क्या मिल रहा है, एसिडिक। रॉन्ग। सोडियम एसिडेट वीक एसिड, इथेनॉइक एसिड होता है हमारा। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट। तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का, बैलेंसिंग का है ये क्वेश्चन, और ये हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 6 अवेलेबल है। सो यहां पर क्या बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर। भाई कॉम्पोजिशन बिफोर और आफ्टर सेम कैसे रह सकती है, जरूरी थोड़ी ना। रिएक्शन के अंदर कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम हो। सो ये ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, इसी वजह से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। सो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 का सेम क्वेश्चन बुकलेट में अवेलेबल है। डिफरेंस बताता हूं इस क्वेश्चन में और जो बुकलेट में, हमारी बुकलेट में जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें अलग क्या है। गाइस यहां पर मैंने जो तुम्हारे को क्वेश्चन करवा रखा होगा, क्या है कि ए और बी हमें पता चल रहा है कि ए निकल रहा है राइट वेंट्रिकल से। तो ए राइट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है वो क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। करेक्ट। बी वो भी दे रखा है, लेकिन इनके जो ऑप्शन है भाई वो ऑप्शन यहां पर कर दिए गए हैं चेंज, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बुकलेट के अंदर एज इट इज सेम है। यहां पर क्या बोला गया, ब्लड वेसल ए, मैंने आपको बताया ब्लड वेसल ए क्या है, क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। बी वाली बी वाली कनेक्ट है लेफ्ट ऑरिकल से, तो वो क्या हो गई, पल्मोनरी वेन। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स। करेक्ट है, पल्मोनरी आर्टरी इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। ब्लड वेसल बी, इट कैरी ऑक्सीडेटेड, ये भी करेक्ट है भाई। सो ए और बी जो ऑप्शन है हमारा, ए और बी वाला करेक्ट है। वेसल, ब्लड वेसल वी, उसके साथ ऑप्शन गिवन है लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एज रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। बच्चों लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को वो वेंट्रिकल पे भेज सके और ज्यादा से ज्यादा ब्लड रिसीव कर सके। तो ये हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, ब्लड वेसल ए राइट एट्रियम इज अ थिक मस्कुलर वॉल। नहीं, एट्रियम की मस्कुलर वॉल थिक नहीं होती, वेंट्रिकल्स की होती है। सो करेक्ट क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो गए हमारे पास 1 एंड 2 ओनली। 1 एंड 2 ओनली हो गया तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। रिमेंबर इसका आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 12, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। भाई यानी कि यहां पर जो रेस्पिरेशन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, एनारोबिक। एरोबिक में प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यहां पर क्या मिलेंगे हमारे को, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अवेलेबल है तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑप्शन ए 12 का। यही क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी सेम हमारी क्या कहते हैं बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। बुकलेट का ये भी क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 6। ओके, नेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अगेन गाइस ये भी हमारी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 17। सो यहां पर हमें चेक करना है करेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल डिफ्यूजन इज एफिशिएंट, ऑप्शन 2। फिर एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट फॉर द टेकिंग इन फूड। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ प्लांट। बच्चों साफ आंसर पता चल रहा है, यूरिया आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन बुकलेट में अवेलेबल है बट ऑप्शंस आर डिफरेंट। ऑप्शन में वेरिएशन है बट क्वेश्चन हमारी बुकलेट में ये भी अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 6 एक्सक्रीशन टॉपिक का पार्ट है ये। यहां पर भाई यूरिया जो होता है वो एनिमल से क्रिएट करते हैं, यहां पे प्लांट की बात की गई है। सो आंसर क्या होगा, यूरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, यहां पे हमारे को डायग्राम गिवन है ब्रीदिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग का। चलो जब हम ब्रीदिंग साइकिल की बात करते हैं बच्चों, यहां पर अगर हम देखें डायफ्राम जो होती है वो इस तरह से डूम शेप की मसल है, इस तरह से। इसके ठीक ऊपर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इनहेल करूंगा क्या हुई, फ्लैट। पहला ऑप्शन मुझे क्या देखना है, इट फ्लैट एज वी इनहेल। जस्ट ध्यान देना दोबारा, मैंने इनहेल करा, फ्लैट, एक्सहेल करा, वापस अपनी शेप, इनहेल, फ्लैट, वापस एक्सहेल करने पर वापस डूम शेप। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इट फ्लैटेड एज वी इनहेल। इसके ऊपर एक और ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इट हेल्प टू डिक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम। पूछो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं और फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर जो गैसेस का अमाउंट बचता है जिसकी वजह से हमारी एल्वेलाई कोलैप्स ना हो सके। अब अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जस्ट खुद सोचो कि उस वजह से हमारी एल्वेलाई कोलैप्स कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वेल जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो अनअफेक्टेड होता है, इज अ फिक्स वैल्यू। 150 ml जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम रहता ही रहता है, सो वो चेंज नहीं होता। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो डायफ्राम उसे कैसे चेंज कर सकती है भाई, नॉट पॉसिबल। तो 1 तो होगा नहीं, थर्ड भी हमारा नहीं होगा, इट गैस राइज, राइज यानी कि ऊपर और जा रही है। ओके नाउ ध्यान देना, मैं इंस्पायर कर रहा हूं, जब मैं इंस्पायर कर रहा हूं तो चेस्ट क्या हो रही है, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। अगर चेस्ट कैविटी लार्जर हो रही है यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा। बच्चों स्टोमेटा यहाँ पे किस स्टेट में है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, हमें उस पर ध्यान देना है। देखिए अगर ओपनिंग पे होता तो स्टोमेटा की शेप कुछ इस तरह की होती, बिल्कुल राजमा की तरह होती। भाई यहाँ राजमा नहीं है, देख सकते हो आप लोग किस तरह होती, बिल्कुल राजमा की तरह, लेकिन यहाँ पर राजमा शेप नहीं है। सो अगर यहां पर राजमा शेप नहीं है सुनिए गाइस, ये यहां पर राजमा शेप नहीं बन रही है, यानी कि ये जो है ये क्या है, क्लोजिंग। जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं बच्चों तो क्लोजिंग में क्या होता है,
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स। भाई गार्ड सेल्स में से जब वाटर रिलीज होगा, जब वाटर रिलीज होगा तो उस वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, वो होते हैं क्लोज। सो आंसर क्या होगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब यही सेम क्वेश्चन हमारी बुकलेट में अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 6 का, और टॉपिक है इसका फोटोसिंथेसिस। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड। बड़ा आसान है। कनकेव मिरर किस काम आता है, कन्वर्ज करने के लिए। रे को कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना किस चीज के लिए करेंगे भाई, सोलर कुकर के लिए करेंगे ना हम, क्योंकि बाकी तीनों सिचुएशन के लिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स, क्योंकि बड़ी चीजों को छोटा करके देखना है। तो इसका 17 का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनो बच्चों। अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज। भाई स्टूडेंट को चाहिए मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो F2F पे रखेगा तो इक्वल मिलेगी, 2F के बियॉन्ड रखेगा तो स्मॉल मिलेगी, लेकिन 2F से और F के बीच में रखेगा यहां पे मैग्नीफाइड मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट सी, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, तो ध्यान दो, रे जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यानी कि ये लेंस होगा। सेकंड थिंग, रे जो हो रही है वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो रही, फैल रही है, फैल रही है तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। सो 19 का ऑप्शन बी। ट्वेंटी का बच्चों, 20 वाला क्वेश्चन है जरा कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा जो मैंने अभी आप सबको क्वेश्चन नंबर 17 बताया, क्वेश्चन नंबर 17 भी जो था वो चैप्टर नंबर 10 का और हमारी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 पे अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी चैप्टर नंबर 10 में, ये भी हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, जो मैंने आप सबको रे डायग्राम के अंदर प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। और एज इट इज सेम क्वेश्चन भी अवेलेबल है, ये क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो था चैप्टर नंबर 10 का है, ये भी सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 20, गाइस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर 3 मीडियम है, ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बी का है 1.33, सी का है 2.42। सो अब अगर मैं डिफरेंस देखूं, सबसे कम डेविएशन, सबसे लीस्ट बेंडिंग जो होगी लाइट, भाई यहां पे रे आ रही है, यहां पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एंड में भी होगा 1। अगर मैं इन दोनों का देखूं तो यहां पर मुझे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ए एयर टू ए, सी टू एयर, यहां पे तो बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा। अब अगर हम ए से बी में आते हैं तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, बहुत कम वेरी कर रहा है, ओनली 0.2 अराउंड। अगर इतना कम वेरी कर रहा है तो मोस्टली अबाउट द सेम होगा। तो सबसे कम बेंडिंग कहां पर देखने को मिलेगी हमारे को, ए टू बी में। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 21, guys question number 20, which of the following statement is not true for scattering of light। गाइस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है,
लाइट आ रही है, किसी पार्टिकल से टकराई, फैल गई, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यही सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का है और हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 22 अवेलेबल है ये. सो scattering of light take place as various color of white light travel with different speed in air. Guys, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लाइट जो होती है वो एयर के अंदर सेम स्पीड में, यहाँ पे सारे के सारे कलर जो होते हैं क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होते, कलर डिवाइड तब होते हैं जब वो किसी एंगल से डेविएट होते हैं. तो यहां पर तब उनकी वेलोसिटी चेंज होती है. बट एयर के अंदर वेलोसिटी सबकी क्या रहती है, सेम. वेलोसिटी अगर सेम रहेगी तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर ये जो है हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का है लाइट का. यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात की गई है. ओके गाइस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस. अगर यहां पर हम कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है भाई यहां पर इस सिचुएशन में बिहाइंड द मिरर, इस तरह से. सो इमेज ये जो आ रही है ये क्या आ रही है, क्योंकि इमेज यहां पर आ रही है वर्चुअल, और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव. इनलार्ज है तो मोर देन वन. आंसर क्या होगा, बी. क्वेश्चन नंबर 23 A ray of light is incident as shown if A, B, C are three different transparent media. Then which among the following option is true about for given diagram? Guys, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो एंगल 1 है वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से, जो हमें गिवन हो रहा है. देन एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 1 से और 2 से और 3 से. भाई एंगल 4 यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा है. अब चलो हम ऑप्शन देखते हैं. एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, गलत. एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, गलत. एंगल 3 इज इक्वल टू 2. 3 और 2 को देखें तो ये एक ही सेम मीडिया के R1 और R2 होते हैं, और जब इस तरह से R1 और R2 बनते हैं तो वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, 23rd का सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. बच्चों यहां पे प्रिज्म को बस उल्टा कर दिया और कुछ नहीं है. प्रिज्म को अगर हम सीधा कर दें तो डायग्राम बस ऐसे हो जाएगा. एक्स क्या होता है, रेड. वाई क्या होता है, वॉयलेट. आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी. यहां पर y ऊपर है, x नीचे है. सो स्टूडेंट्स यहां पे जो पूछा गया है कि y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सेम क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 का मैंने बुकलेट में अवेलेबल कर रखा है, बट वहां पर डायग्राम जो है वो सीधा है. यहां क्वेश्चन में डायग्राम को टिल्ट कर दिया, डायग्राम उल्टा कर दिया और ऑप्शंस के अंदर थोड़े वेरिएशन कर दिए. अदरवाइज सेम एज इट इज
इस तरह से ये क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। सो वाई होना चाहिए रेड। रेड क्या होता है? कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, क्योंकि डेंजर सिग्नल तो रेड से ही होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी 24। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सेक्शन ए होता है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। और देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ही हमारी बुकलेट से अवेलेबल है, और ये मैंने काफी बार क्लास में प्रैक्टिस भी करवा रखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हीट की वजह से। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रोलिटिक। बी और सी वाली किसकी वजह से हो रही है? फोटोलिटिक। ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से होता है। तो 25 का आंसर क्या होगा? डी। सेम क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 26, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। बच्चों जैसे जैसे अमाउंट ऑफ पीएच बढ़ता है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो जिसका यहाँ पर पीएच सबसे कम उसकी H प्लस आयन सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन? ऑर्डर दे रखा है यहाँ पर 1.2 नंबर 1, 2.2 नंबर 2, 3.03 नंबर, 3.76 4 नंबर। तो सबसे ज्यादा कौन होगा भाई? सेकंड वाला गैस्ट्रिक जूस। फिर कौन होगा? लेमन जूस। फिर कौन होगा? डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। फिर कौन होगा? विनेगर। तो ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 27। ओके गाइस, एक्टिविटी के रिगार्डिंगली क्वेश्चन है, स्टडी द एक्सपेरिमेंट। यहां पर हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ, ये है पी और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किस चीज के लिए चेक किया जाता है? किस टेस्ट में यूज किया जाता है? टू चेक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किया जा रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड। एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो यानी कि हमारा पी जो होगा वो कोई मेटल कार्बोनेट होगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? टर्न मिल्की। चलो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन पी कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, Cl2 गैस गलत। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, बट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये तो मिल्की होना चाहिए था, गलत। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस गलत। पोटेशियम कार्बोनेट सही है, क्यू कार्बन डाइऑक्साइड सही है, टन मिल्की सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 48 में डायग्राम गिवन है, जिसमें गिवन है Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ट्वाइस। अब Mg को अगर मैं रिजेंबल करूं तो भाई वो कैल्शियम से रिजेंबल होगा, और अगर इस रिजेंबलेंस को मैं देखूं तो मेरे पास अगर मैं Mg की जगह Ca भी लिखूं तो इन चारों में से कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। सीबीएसई के थ्रू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये पार्ट करेक्ट है, अब हम एनसीईआरटी से ही चेक कर रहे हैं, और यहां पर अगर माइनस का साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, बट डी में माइनस का साइन अंदर है और ट्वाइस है, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाउटफुल है सीबीएसई ने, कि शायद मे बी यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट ऑप्शन दिए हैं। आप सब एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे ये चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, द पेयर विच शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, भाई मोर रिएक्टिव है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, आखिर वो भी मोर रिएक्टिव है। सो 29 का सेकंड और थर्ड वाला सही है, तो ऑप्शन बी। यही सेम क्वेश्चन 29 जो आप सबको दिया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन है, बट यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज के रिगार्डिंगली क्वेश्चन है, और यही सेम रिएक्टिविटी सीरीज के रिगार्डिंगली हमारी बुकलेट के अंदर यही सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 3 के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रही है चैप्टर नंबर 1, बट रिएक्टिविटी सीरीज के रिगार्डिंगली क्वेश्चन है ये। Which of the following salt do not have a water of crystallization? बड़ा आसान आंसर था बच्चों इसका, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही दो एग्जांपल हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एनसीईआरटी के अंदर जो हमने पढ़ने हैं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा जिप्सम भी हो सकता था, बट ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? 1 और 4। सेम क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। असर्शन रीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक बेस है तो ये एक सॉल्ट, बट ये सॉल्ट क्या है? एक वीक बेस की तरह एक्ट करता है। अब हम खाने में भी तो यूज करते ही हैं इसे, तो अगर हम खाने में यूज कर रहे हैं तो एंटासिड की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट है। अगर यहां पर यह पूछा गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं एंटासिड के लिए, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? माइल्ड कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये तो मैच कर गए तो ऑप्शन क्या होगा? ए। तो 31 का आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। 32, यही सेम क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजन वाले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 14 पे अवेलेबल है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड टेकअप बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। करेक्ट गाइस, बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रोजन एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए। फिर सॉयल is a nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other material। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जरा स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं। असर्शन में बोला नाइट्रोजन जरूरी है, रीजन में बोला सॉयल के अंदर ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशली नाइट्रोजन के बारे में तो बात की नहीं गई। अब नाइट्रोजन तो बैक्टीरिया भी फिक्स करते हैं, तो स्पेशली नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं की गई, तो रिलेट नहीं कर रहे तो ऑप्शन क्या हो गया? 33 का बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 32 छूट गया था, दोबारा देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। भाई यहां से ही पता चल गया ये तो एक्सोथर्मिक होगा। अगर असर्शन क्या है? फॉल्स है, तो हमारे पास ऑप्शन साफ साफ गिवन होता है, इफ ए इज फॉल्स देन आर इज ट्रू। आई थिंक हमें आर पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये चैप्टर नंबर 1 का है। सेम क्वेश्चन हमारी असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 8 अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 34, सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। करेक्ट। चैप्टर नंबर 11 सेम असर्शन रीजन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर भी ये असर्शन रीजन वाले पार्ट का 11। Distance traveled by sunlight in the atmosphere is lesser during sunrise and sunset compared to noon। भाई नून के अंदर जो डिस्टेंस होता है नून में सबसे कम होता है, क्योंकि सन सबसे पास में होगा। अगर पास में होगा तभी तो नून में इतनी ज्यादा गर्मी होती है। अगर ये सनराइज और सनसेट पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या लेसर,
तो यहाँ पे तो ज्यादा होगा क्योंकि नून में लेसर होता है। तो भाई रीजन हमारा हो गया फॉल्स और असर्शन हो गया ट्रू। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी। 35 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। करेक्ट। हाइड्रो अब क्यों करता है, रीजन देखो नीचे ही दे दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम, ताकि वो किसको एक्टिवेट क्या कर सके? एक्टिवेटेड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। सो दोनों ही ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर होगा इसका ए। और सेम यही क्वेश्चन भी हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन वाले पार्ट्स में से। 36 क्वेश्चन नंबर 36 एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है बच्चों। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में से सेक्शन बी में ज्यादातर क्वेश्चन आने ही आने थे, एक्सपेरिमेंटल बेस वाला था। सो भाई ये एक्सपेरिमेंट आप सबने एक्टिविटी पढ़ रखी होगी, तो आप सबको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट किस लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए। सो बोथ प्लांट आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। लेकिन यहां पर हम यह क्या देखा गया है कि रॉन्ग स्टेप क्या होगा? भाई यहां पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे, स्टार्च टेस्ट करने के बाद हम उसे सनलाइट में क्यों रखेंगे? भाई स्टार्च टेस्ट तो सनलाइट में रखने के बाद स्टार्च टेस्ट करेंगे ना, या पहले स्टार्च टेस्ट करते बाद में सनलाइट में डालें? तो ये तो गलत हो गया। तो 36 का आंसर क्या हो गया? सी। एक्टिविटी का क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 37 सेम क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर कुछ वेरिएशंस भी हैं, बट अदरवाइज सेम क्वेश्चन ही अवेलेबल है। सो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल है। भाई फिशेस के पास क्या होता है? गिल्स। हमारे एल्वेलाई किसके पास होते हैं? जिनके पास लंग्स होते हैं, एनिमल्स। सो वो एनिमल्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। यहां पर बोला गया है एक ऐसा करेक्टर बताओ जो दोनों के लिए ट्रू हो, और वो है इन बोथ ब्लड रिटर्न टू हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि इन दोनों का काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। सो हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्टी एट का अगेन बच्चों एक्टिविटी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये एक्टिविटी हम किस लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए कि जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? व्हेन पर्सन एक्सेल इनटू अ टेस्ट ट्यूब, क्या होगा? ये किस लिए कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। तो 38 का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39 कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वेक्स लेंस हुआ। कन्वेक्स लेंस की कन्वर्ज कहां पर हो? 20 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? पावर निकालनी है। 20 सेंटीमीटर पे पावर कितनी आएगी? 5 डायोप्टर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 100/20, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में होती तो 1/f यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? 1/f। यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो हम क्या लगाएंगे? 100/f। तो 100/20 आंसर आ जाएगा +5, क्योंकि कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 40 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ओके गाइस, कन्वर्जिंग मिरर अगेन कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है? 30, तो एफ कितना होगा? 15। हमें बोला गया है कि हमें क्या चाहिए? वर्चुअल इमेज। भाई कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं? हम पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। अगर पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे तो वो पोजीशन हमें देखनी है। फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो पोल कितना होगा? 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, बिटवीन
0 and 15 सेंटीमीटर। यही सेम क्वेश्चन बच्चों चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में अवेलेबल है। अगेन गाइस सेम हमारी बुकलेट का क्वेश्चन, बस सिर्फ और सिर्फ एक दो ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। सो यहां पर क्या है, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, डिफरेंस क्यों होता है भाई हर्बीवोरस और कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही क्वेश्चन का मीनिंग है। क्यों? क्योंकि फूड का कंजप्शन अलग होता है भाई। हर्बीवोरस को चाहिए सेलुलोज, सेलुलोज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज। भाई टाइगर है, कार्निवोर है, क्या खाएगा, फ्लैश, फ्लैश प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट करना कंपेरेटिवली होता है आसान। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों फ्लोएम के चार कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। भाई पैरेन्काइमा का काम है स्टोर करना, फाइबर का काम क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो बताओ क्या बचा हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, दो ही बचे ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो आंसर क्या होना चाहिए, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल। तो 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 43, अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ 3 टाइम मैग्नीफाई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई 3 टाइम मैग्नीफाई इमेज बना रहा है। चलो सबसे पहली बात, कन्वर्जिंग लेंस है, फॉर्म कर रहा है 3 टाइम मैग्नीफाई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज आ रही है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा माइनस, माइनस होगा, 3 टाइम है तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -3। अगर m मेरे पास -3 आ रहा है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है तो देखो जरा ध्यान से बच्चों, हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास गिवन क्या क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी, -3, एफ की वैल्यू कितनी, +30, और क्या गिवन हो गया, चलो मैग्निफिकेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, वी और यू के बीच में रिलेशन, माइनस, क्योंकि ये लेंस है सॉरी तो माइनस नहीं आएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा खाली, फॉर्मूला हो जाएगा खाली v/u। रिलेशन क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3u। v की वैल्यू को हम फिर वही लेंस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, लेंस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा u का -40 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दें, हम कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग इमेज। अगर मैग्नीफाइंग इमेज चाहिए, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो 2f कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। 3 टाइम है, जैसे जैसे लेंस के पास जाते हैं इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइंग। अगर खुद सोचिए बच्चों कि अगर ये 30 है तो 2f होता 60, 2f से हम थोड़ी सी आगे आते तो 3 टाइम मैग्नीफाई नहीं हो पाती, 55 पे होती तो 55 पे 3 टाइम मैग्नीफाई नहीं मिल पाती,
मैं जैसे 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 लेंस के पास जाता रहूंगा इमेज क्या रहती रहेगी, मेरे को मैग्नीफाई मिलेगी। तो 3 टाइम मैग्नीफाई मुझे कब मिलेगी, 40 पर। कैलकुलेट करने पर भी हमारे पास 40 आंसर ही आएगा। ये जस्ट मैंने आप सबको एक ट्रिक बताई। जस्ट अगर हमारे को रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पता है तो ये ट्रिक्स हमारी क्वेश्चंस में एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। Which of the following statement is not true in reference of given diagram? बच्चों सी पर रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी मिलेगी, रियल। फिर कैसी मिलेगी, सेम साइज। ऑप्शन बी में साफ देखो क्या दे रखा है, इनलार्ज। करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि नॉट ट्रू बोला गया। सेम क्वेश्चन हमारे बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में है नहीं इतना ट्रिकी। हमें क्या ध्यान देना है भाई, यहाँ पर रे जा रही है 1 से 2, 2 से 3। देखो जैसे ही वो 1 से 2 में 3 में जा रही है वो रे और ज्यादा बैंड होती जा रही है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 से ज्यादा है, 3 का 2 से ज्यादा है। अगर 3 का 2 से ज्यादा होगा तो 3 का 1 से भी ज्यादा होगा। अब हमें ये देखना है यही करेक्ट ऑप्शन कहाँ गिवन है। 1 इक्वल टू 2 नहीं, गलत। 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं, गलत, क्योंकि 2 का 1 से ज्यादा है। 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, गलत। 3 इज ग्रेटर देन 1, अरे भाई अगर 3 2 से ज्यादा है तो 1 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, हमारा 45 का ऑप्शन डी। 46 बच्चों बड़ा ही आसान आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं ए और बी के। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, क्या करेंगे 3 इंटू 10⁸ को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। 10⁸ को हमने छेड़ना ही नहीं है, हमें किसको छेड़ना है, 3 डिवाइडेड बाय 1.5। 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। अब 2 एक तो यहां गिवन और पहले यहां गिवन। ओके, बी का है 1.33, क्या करेंगे 3 को 1.3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा 2.25। 2.25 आंसर क्या हो गया 46 का डी। सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में, सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में यहां पर क्या किया गया, कॉम्बिनेशन किया गया है, बट अदरवाइज ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है सेम क्वेश्चन और मेरी बुकलेट के अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। बट यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों क्वेश्चन को मिक्सअप करके फिर रिप्रेजेंट किया गया है। बच्चों को बस यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ ये हो सकती है कि किसी किसी बच्चे ने यहाँ पर क्या कर दिया हो, पहले किसकी वैल्यू लिख दी हो, लेकिन यहाँ पर कि ये ऑप्शन जो है वो हमारे को वो कंफ्यूज कर सकता है कि पहले बी की वैल्यू कर दी फिर ए की वैल्यू कर दी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ और ट्रिकी नहीं है। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि पहले किसकी बोली गई है, पहले बोली गई है ए की फिर बाद में बी की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 7। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, हमने उसे एक डिस्टेंस पे रखा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। भाई डाइवर्जिंग मिरर कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, एफ की वैल्यू आ जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, और क्या क्या गिवन है बच्चों हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई। अगर मैं वी निकाल लूं तो मैं एच आई फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला। एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, v की वैल्यू तो हमें निकालनी है, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू
1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 30। ये सॉल्व करने पर मेरे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी +7.5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है एच आई। सो हम यहाँ पे वैल्यू याद रख लेते हैं +7.5। हमें निकालना है एच आई। एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू माइनस वी बाई यू। 4 इंटू माइनस 7.5 अपॉन में -30। भाई माइनस से माइनस कटा, ये आ जाएगा 1/4। 4 से 4 कटा, आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, हमारी बुकलेट के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। हमारी बुकलेट के अंदर ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर 10 में से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48। 50 ml ऑफ टैप वाटर वाज टेकन इन बीकर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम फिर उसके में ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन नोटेड करा हमने। चलिए देखते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एसिड और वाटर जब ऐड करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहां पर क्या गिवन है भाई? एंडोथर्मिक। गलत हो गया ये तो। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली ऑन एडिंग एसिड। एसिड का पीएच लो होता है, पीएच डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ करेक्ट होंगे, क्योंकि टैप वाटर का जो पीएच होता है अराउंड 7 होता है। बच्चों परफेक्ट 7 नहीं बोला गया, अराउंड 7 बोला गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी 48। और इसी के साथ यहां पर हमारा सेक्शन बी भी होता है खत्म। अब सुनिए बच्चों, केस स्टडी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर दो केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी एंड सेकंड केस स्टडी, दोनों ही केस स्टडी हमारे बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। एंड मैंने अपने स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिस भी करवाई थी, सैंपल पेपर में मैंने टेस्ट भी लिया था। दोनों की दोनों केस स्टडीज अवेलेबल थी। ओके, सो यहां पर बोला गया है, पहले हम जरा केस स्टडी पे ध्यान दे लेते हैं। दैट metal P combine with oxygen to form oxide M2O3 which react with both acid and base। भाई इससे साफ साफ पता चल रहा है P क्या है? एम्फोटेरिक। क्वेश्चन आएगा अभी। Q रिएक्ट विद हॉट वाटर। भाई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? मैग्नीशियम। R रिएक्ट वायलेंटली, सोडियम पोटेशियम। S डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेटल है जो केरोसिन में स्टोर करे गए? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव अभी हमने करा आर। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू इज, मेटल क्यू था जो फ्लोट कर रहा था वाटर के साथ रिएक्ट करने पर। जैसे इसका हाइड्रोक्साइड बना तो वो फ्लोट कर रहा था, और वो कौन था? मैग्नीशियम। पहले ही मैंने आप सबको बता दिया। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पी। केस स्टडी में सबसे पहली लाइन में ही यही लिखा था, मेटल पी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। सो 49 का है बी, 50 का है डी, 51 का है ए, 52 रिएक्टिविटी। भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो आर होगा। अब अगर हम देखें सबसे ज्यादा रिएक्टिव आर, तो वो एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सी। मुझे बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सेम केस स्टडी हीमोडायलिसिस के बारे में, एनसीईआरटी के में से ही ये क्वेश्चन अवेलेबल है। एनसीईआरटी में येलो बॉक्स के अंदर ये हीमोडायलिसिस वाला पार्ट गिवन है बच्चों।
और वहीं से ये केस स्टडी भी फॉर्म हुई है, और यही सेम केस स्टडी बुकलेट में भी और जो मैंने सैंपल पेपर टेस्ट लिए थे उनमें भी अवेलेबल थी। The hemodialyzer has semi-permeable lining of tube which help in, ये क्या करती है, पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन डायलिसिस सॉल्यूशन। डायलाइजर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ये है डायलाइजर सॉल्यूशन। इस डायलाइजर सॉल्यूशन के अंदर जो वेस्ट होता है वो आता है। इस मेम्ब्रेन का काम ही यही है, जितना भी वेस्ट जो है उसको ब्लड से अलग करके कहां डालना, डायलाइजर सॉल्यूशन में। तो 53 का सी। आर्टिफिशियल किडनी इनमें से क्या नहीं कर सकती भाई, आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकती रीएब्जॉर्प्शन। साफ साफ एनसीईआरटी के येलो बॉक्स के अंदर ये लाइन गिवन है। आर्टिफिशियल किडनी सारा काम कर लेगी बट क्या नहीं कर पाएगी भाई, रीएब्जॉर्प्शन। खुद ही सोचिए, अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती तभी तो पर्सन की किडनी को हम हीमोडायलिसिस बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उसे अपनी किडनी चेंज, ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, हीमोडायलिसिस से काम नहीं चल पाता। नेक्स्ट, द यूज डायलिजिंग सॉल्यूशन रिच इन, भाई वेस्ट आ रहा है तो किस में रिच होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट में। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन करता है रीअब्जॉर्प्शन का, टिब्यूलर पार्ट। अब हमारी जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी थी उसके पास यही काम नहीं हो पाता बच्चों, बाकी सारे काम हो पाते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंगली। पता है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस। इस तरह से अरेंज होते हैं और यहां पर रखा होता है ऑब्जेक्ट। तो टोटल दो लेंस गिवन होते हैं। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में भी कन्वेक्स बना रहा हूं और यहाँ पर लेंस भी दोनों जो यूज होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। और क्योंकि अगर हम यहाँ पे अब देखें कि कन्वेक्स क्यों है तो जरा केस स्टडी पढ़ लेते हैं। पहला रियल लेंस, रियल इमेज कौन बनाता है, ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बना सकता है। दूसरा वर्चुअल लेकिन इनलार्ज, वर्चुअल और इनलार्ज कौन बनाता है, ये भी कन्वेक्स बनाता है। कॉनकेव बनाता है वर्चुअल है लेकिन वो डिमिनिश बनाता है ना कि इनलार्ज बनाता है। तो 57 का आंसर क्या हो गया, बोथ आर कॉन्वेक्स। ओके, मैग्निफिकेशन बात करें L1 की, बच्चों L1 जो था वो क्या था, ध्यान दीजिए L1 पे, L1 फॉर्म कर रहा है रियल इमेज। भाई रियल इमेज में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव। रियल इमेज में हमेशा मैग्निफिकेशन आने वाला है नेगेटिव। इमेज यहां पर क्या है, मैग्नीफाई, तो मोर देन 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 58 का ऑप्शन डी। 59 का L2 का साइन कन्वेंशन बताना है। भाई L2 इनलार्ज और वर्चुअल, वर्चुअल का मैग्निफिकेशन क्या होता है पॉजिटिव, साइन बी क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इनलार्ज है तो मोर देन 1, तो ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, टिपिकल था लेकिन एक्चुअल में है इतना खतरनाक नहीं ये क्वेश्चन। हमें बस यहां पे पता है करना क्या था, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी। 5 डायोप्टर गिवन है, ओके 5 डायोप्टर से मैं फोकल लेंथ निकालूंगा, कितनी आ जाएगी, प्लस 20 सेंटीमीटर। मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, इमेज की वैल्यू है v की कितनी 80, लेकिन अब ये 80 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई वर्चुअल इमेज बना रहा है कौन, L2 वर्चुअल इमेज बनाता है। लेंस में वर्चुअल इमेज का साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव, तो 80 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मैं क्या लगाऊंगा अब यहाँ पे, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू हमारे पास, v की वैल्यू -80, u कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 16 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पेपर खत्म। अब अगर आप देखें कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे 60% अराउंड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी बुकलेट्स में से अवेलेबल है। और बच्चों देखिए अभी हमने पूरा पेपर सॉल्व किया, पेपर टफ नहीं था, बस थोड़ा बहुत ट्रिकी था।
सो बच्चों इसी तरह से अगर आप और क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अच्छे इसी तरह से चाहते हैं कि आपको मोस्टली 60% से भी अबव क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एग्जाम में जाने से पहले आते हो, तो उसके लिए ज्वाइन करिए नॉलेज इंस्टीट्यूट।